हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम का तो समय आ ही रहा है। इस बीच में आपको एक और नया टॉपिक पढ़ा देते हैं। टॉपिक का नाम है आपका कोरोना डिस्चार्ज। ये क्या होता है सर? कोरोना वायरस तो सुने थे, डिस्चार्ज क्या होता है? और साथ में सीखते हैं कोरोना डिस्चार्ज का एप्लीकेशन, वान डी ग्राफ जनरेटर। इस दो टॉपिक को आज कवर करते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा इसी का। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता भी है ना। तो इस दोनों को आज हम लोग कवर करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज को समझने के लिए थोड़ा बेसिक बात पहले सीखते हैं। किसी भी कंडक्टर के लिए, कोई मान लेता है कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, मान लेते हैं आर रेडियस है, इसका चार्ज क्यू है, पोटेंशियल भी है, तो लिख सकते हैं हम लोग फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी दिए गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, पोटेंशियल भी बराबर क्या लिखते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ कि ना, लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं हम लोग। दोनों तरफ क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर देते हैं। करने से क्या हो जाएगा, करने से हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ये कितना होता है, क्यू बटा ए। अब चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना ले लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू तो है ही, 4 पाई भी है, आर स्क्वायर भी है, तो वैल्यू डाल देते हैं। क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर किया जाए तो सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी डिवाइडेड बाई आर। दिस इंप्लाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर। हाँ कि ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर। मतलब इसका क्या, यदि किसी कंडक्टर का रेडियस बड़ा है, यदि किसी कंडक्टर का रेडियस क्या है, बड़ा है, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, छोटा होगा। और अगर रेडियस छोटा है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ा होगा। क्लियर बात है। यूनिवर्सिटी पर्पस का ये मतलब होगा ना कि आर का वैल्यू बढ़ेगा तो सिग्मा का वैल्यू घटेगा। रेडियस बड़ा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है, रेडियस अगर कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इफ ए कंडक्टर, यहां लिख सकते हैं हम लोग क्लियरली, इफ ए कंडक्टर हैज ए पॉइंटेड शेप, then the surface charge density then the surface charge density at that end या that portion या that part लिख देते हैं, will be क्या होगा सर, मैक्सिमम। वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कहां पर का, जहां पर पॉइंटेड शेप हो। पॉइंटेड शेप का मतलब निडल लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो। ये नुकीला टाइप का दिख रहा है। अब इसको हम लोग चार्ज दे भाई देवे, तो यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इस पोर्शन का रेडियस सबसे कम है। और जो जो रेडियस बड़ा होता जाएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा कमता चला जाएगा। इस तरीके से नुकीले भागों पर इसीलिए कि हम लोग कोरोना डिस्चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं ना, नुकीले भागों की क्रिया। क्या बोलते हैं, नुकीले भागों की क्रिया। तो नुकीले भागों पर क्या हुआ ना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा आ गया, और जो वाइडर रेंज है, वाइडर पोर्शन है, ये और गोल होगा। तो इसको गोल टाइप से बनाते हैं ना, ये चीज वाइडर जहां पे होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यही कॉन्सेप्ट चलता है कोरोना डिस्चार्ज का। तो ये तो हो गया पॉइंटेड, मतलब नुकीले भागों की क्रिया।
अब इसमें डिस्चार्ज वाली क्या बात है भाई, कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? आपको तो पता ही है, हवा से फैलता है कोरोना, है ना? यहाँ हवा से डिस्चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा, हवा से डिस्चार्ज होगा। हवा से होने वाले इसी डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। चलिए, कैसे हवा से डिस्चार्ज होगा हम प्रैक्टिकली भी आपको समझाएंगे, थ्योरेटिकली समझते हैं। let us consider a conductor having a pointed shape like needle, सुई की तरह। then the surface charge density at the pointed end will be maximum। इधर लिख देते हैं, will be क्या होगा सर, मैक्सिमम। पॉइंटेड एंड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देन या thus when air or dust particles comes in contact with the पॉइंटेड एंड के साथ जब एयर या डस्ट पार्टिकल टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, देन ड्यू टू कंडक्शन द एयर और डस्ट पार्टिकल्स will be charged। एयर और डस्ट पार्टिकल क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। अच्छी बात है, चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा सर, अच्छा से बनाते ना, चार्ज होगा तो एयर और डस्ट पार्टिकल क्या हो गया, चार्ज हो गया। ड्यू टू सिमिलर चार्जेज द चार्ज्ड एयर और डस्ट पार्टिकल्स आर रिपेल्ड, वो धक्का लग के बाहर चला जाएगा, एंड द अनचार्ज्ड पार्टिकल्स टेक्स दैट प्लेस, और उस स्थान को अनचार्ज पार्टिकल घेर लेगा, उस जगह पे आ जाएगा। जब अनचार्ज पार्टिकल उस जगह पे आ जाएगा, ड्यूरिंग विच, इस दरमियान, ड्यूरिंग विच द चार्ज appears at the pointed part या end from the wider end। वाइडर एंड से पॉइंटेड एंड के तरफ चार्ज क्या होगा, एपियर कर जाएगा। द प्रोसेस continues till the conductor becomes uncharged, जब तक कि कंडक्टर अनचार्ज न हो जाए, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। such the process of discharging a conductor is called the कोरोना डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग के इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या सब लिख दिए सर, कुछ तो समझ में ही नहीं आया, फिर से समझते हैं। सबसे पहला बात तो ये समझते हैं कि पॉइंटेड एंड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है सर, मैक्सिमम होता है। अच्छी बात है, पॉइंटेड एंड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वाइडर एंड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी
कम होता है। अच्छी बात है, इतना बात तो आ गया समझ में। चलिए तो मान लेते हैं अपने पास, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग पॉइंटेड शेप। अपने पास एक कंडक्टर है, यही मान लेते हैं कंडक्टर है जिसके पास एक पॉइंटेड शेप है। हो सकता है, हो सकता है लाइक निडिल, सुई की तरह भोंकेंगे भोंका आ जाएगा, नहीं क्या? देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंटेड एंड विल बी मैक्सिमम। तो इस पॉइंटेड एंड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस पॉइंटेड एंड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। इसी बात को तो बार बार बोलना है ना, पॉइंटेड एंड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? अगर मैक्सिमम होगा। अगर किसी कंडक्टर के पास पॉइंटेड एंड है तो उस पॉइंटेड एंड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अच्छी बात है। दस अतः when air or dust particles are comes in contact with the pointed end, अब एयर या डस्ट पार्टिकल यहां पे अगर कांटेक्ट में आते हैं, किसके? इस पॉइंटेड एंड के आ सकते हैं। देन ड्यू टू कंडक्शन द एयर और डस्ट पार्टिकल्स विल बी चार्ज्ड। तो कंडक्शन की वजह से एयर और डस्ट पार्टिकल भी क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। चार्ज मूव करना शुरू कर दिया सब पर, एयर और डस्ट पार्टिकल क्या हो गया ना? चार्ज हो गया। अच्छी बात है। अब जब एयर और डस्ट पार्टिकल चार्ज हो गया, देन ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, चार्जेस तो सिमिलर है, देन ड्यू टू सिमिलर चार्जेस द चार्ज्ड एयर और डस्ट पार्टिकल्स आर रिपेल्ड। चार्ज्ड एयर और डस्ट पार्टिकल क्या होगा? रिपेल्ड होगा। अब चूंकि सिमिलर चार्ज है ना, प्लस प्लस, तो धक्का देके भगाएगा सबको। धक्का देके जब भगा देगा, एंड अनचार्ज पार्टिकल्स, एंड यहां एंड लिखा हुआ है, एंड द अनचार्ज पार्टिकल्स टेक्स दैट प्लेस, और उस स्थान को क्या कर लेगा? अनचार्ज पार्टिकल उस स्थान को जब धकेल ही दिया तो वहां तो वैक्यूम नहीं ना बनेगा सर, एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल तो उस जगह को ले ही लेगा। तो ये सब भाग गया, यहाँ पे अब नया एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल नया वाला आ गया जो अनचार्ज है पहले से। और इस प्रोसेस के दरमियान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द चार्ज अपीयर्स एट द पॉइंटेड एंड। अब यहां से तो चार्ज आपका भाग चुका, लेकिन नियम क्या कहता है कि सर पॉइंटेड एंड का ही चार्ज बेसी रहेगा। तो वाइडर एंड से चार्ज हट गया और पॉइंटेड एंड पर फिर से क्या हो गया ना? अपीयर कर गया। वाइडर एंड से हटके फिर से पॉइंटेड एंड पर ये चार्ज अपीयर कर गया, पीछे से चार्ज हट गया आपका। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज अपीयर कर गया एट द पॉइंटेड एंड फ्रॉम द वाइडर एंड, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कंडक्टर बिकम्स अनचार्ज। और ये प्रोसेस लगातार चलेगा जब तक कि वो कंडक्टर अनचार्ज ना हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए। यानी कि फिर से एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल यहां है, चार्ज को ले लेके भागेगा सब, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के बाद। अब यह स्थान फिर से खाली हो गया, एयर पार्टिकल गायब, वाइडर एंड से हटेगा और पॉइंटेड एंड पर चार्ज लॉजिकली फिर से वापस आ जाएगा। देख रहे हैं, पीछे का चार्ज डिसअपीयर हो गया, फिर से वही काम होगा, फिर से चार्ज ले लेके भाग जाएगा सब, और फाइनली ये कंडक्टर क्या हो जाएगा ना? डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छी बात है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग में ही आप लोग को एक थ्योरी समझाया गया था। क्या थ्योरी था? कि आप एक ग्लास रॉड को लेते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को रखते हैं, ऐसे सटाइएगा तो सटेगा? अट्रैक्शन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं? रगड़ दिए अपने बालों में, मेरे बाल थोड़े कम हैं, तो अब रगड़ने के बाद क्या होगा? वो अट्रैक्शन दिखाएगा, रगड़ने के बाद वो अट्रैक्शन दिखाएगा। अच्छी बात है। अब कुछ देर के लिए इसको रख देते हैं। एक दूसरा दोस्त आया, बोलेगा ए भाई हमको भी दिखाओ ना, हम तो नहीं देखे हैं। तो उसी रॉड को फिर से ले जाके दिखाएंगे, क्या अट्रैक्ट करेगा? क्या अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो फिर से एक बार रगड़ेंगे, रगड़ने पर क्या हो गया? अब ये चार्ज हो गया। अब इसको अट्रैक्ट करवा के दिखा सकते हैं। फिर रख दिए, कोई तीसरा दोस्त आया, ए भाई हम मिस कर गए, हमको एक बार प्लस एक बार दिखा दो भाई प्लीज। फिर रॉड लेके दिखाएंगे, दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ये जो बार बार डिस्चार्ज हो जा रहा है, एक बार तो रगड़ के चार्ज कर दिए, एक बार अट्रैक्ट करके दिखा भी दिए, उसी रॉड को दोबारा दिखाएंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? डिस्चार्ज हो गया। कैसे डिस्चार्ज हो गया? हवा में। हवा में कैसे डिस्चार्ज हो गया? हवा में इसी प्रकार के डिस्चार्जिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। सच द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ए कंडक्टर इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। किसी भी कंडक्टर के इस प्रकार के डिस्चार्जिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। कोई दिक्कत?
तो यही था आपका कोरोना डिस्चार्ज का कहानी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बिठा देते हैं, ठीक बात है। कपड़ा गया यहाँ है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा दें ताकि भान डी ग्राफ जनरेटर को हम लोग पढ़ सकें। चलिए पूरा क्लियर करते हैं, क्योंकि पिक्चर बनेगा, इसका एक्सप्लेनेशन होगा। भान डी ग्राफ जनरेटर इसी कोरोना डिस्चार्ज के सिद्धांत पर बेस्ड है, जिसमें हम लोग हायर पोटेंशियल का एक जनरेटर बनाते हैं। भान डी ग्राफ ने इसको बनाया था, हायर पोटेंशियल वाले जनरेटर को, इसलिए इसका नाम भान डी ग्राफ जनरेटर रखा गया है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक, भान डी ग्राफ। भान डी ग्राफ क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा, क्या? राइट द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल and working of भान डी ग्राफ जनरेटर। भान डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, इस सबको लिखिए भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, तो इंपॉर्टेंस तो रखता ही है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी। कोरोना डिस्चार्ज के एप्लीकेशन पर ये बेस्ड है। कोरोना डिस्चार्ज आप लोग जस्ट पढ़े होइएगा, पिछले वीडियो में जाके आप पढ़ भी सकते हैं उसको, है ना। तो कोरोना डिस्चार्ज पर बेस्ड है ये आपका टॉपिक, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर, जो हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अच्छी बात है, तो आज भी लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो पहले इसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, इन 1929, इन 1929। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो लिख लीजिए ना, रोक करके वीडियो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, पूरा लिख देते हैं और सीधा लिखते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन तो समझ में आ गया सब लोग को, अब इसका आंसर लिखते हैं सीधा। भान डी ग्राफ जनरेटर। बेस क्या है इसके लिए? बेस है इसका, ये आपको लिखना नहीं है, बस नॉलेज के लिए। कोरोना डिस्चार्ज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और ये तो आपका है ही भान डी ग्राफ जनरेटर। अब ये क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भान डी ग्राफ क्या है। इसमें लिखते हैं हम लोग, इन 1929, 1900 कहते हैं, हाँ, इन 1929 सर भान डी ग्राफ designed a machine which can generate, क्योंकि जनरेट करता है ना, which can generate higher electrostatic potential of the order of 10 to the power 6 volt. This high voltage machine is called भान डी ग्राफ जनरेटर। इसी हाई वोल्टेज मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? भान डी ग्राफ जनरेटर बोलते हैं। अंडरलाइन नहीं करना है, करने का आदत पकड़ लिया है। इसी हाई वोल्टेज जनरेटर को क्या बोलते हैं? मशीन को क्या बोलते हैं? भान डी ग्राफ जनरेटर। तो क्या लिखिए इसमें हम लोग
इसमें लिखिए हम लोग कि सन 1829, इसका हम लोग शताब्दी बताते हैं आपको, 1929 ही है ना। 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में सर भांडीग्राफ थे, इन्होंने एक मशीन को डिजाइन किया। डिजाइन की मशीन जो जनरेट करता है हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, है ना। तो एक हायर पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने वाले एक मशीन का डिजाइन किया था 1929 में सर भांडीग्राफ ने, जिसका ऑर्डर लगभग 10⁻⁶ वोल्ट यानी कि लाखों वोल्ट में था। इस हाई वोल्टेज जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन को क्या बोलते हैं, भांडीग्राफ जनरेटर। इसी हाई वोल्टेज मशीन को क्या बोलते हैं, भांडीग्राफ जनरेटर। अच्छी बात है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए, ये बनता कैसे था। कंस्ट्रक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन है इसका, आइए समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। इसमें क्या होता है ना कि एक हॉलो मेटालिक स्फीयर ले लेते हैं जो कि दो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर टिका होता है। एक रफ पिक्चर ही है ना, जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्या होता है, टिका होता है। इसका सेंटर है, इसके सेंटर पर एक पुल्ली ले लेते हैं, पुल्ली गोल करके पुल्ली एकदम अच्छा सा, और एक दूसरा पुल्ली हम लोग ले लेते हैं इसके बॉटम पर। दो पुल्ली हो गया, इसका नाम देते हैं स्फीयर ए, पुल्ली बी एंड पुल्ली सी। यह आपका एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा होता है। स्टैंड बना ही लेते हैं। एक्स्ट्रा करंट के लिए, चार्ज के लिए हम लोग इसको अर्थ भी कर देते हैं, कोई बड़ा बात नहीं इसकी। तो एक इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर, नाम भी लिख दे, ये आपका हुआ हॉलो मेटालिक स्फीयर। ये है आपका इंसुलेटिंग स्टैंड। इसके ऊपर एक बेल्ट पास करता है जिसका नाम होता है इंसुलेटिंग बेल्ट। रबर रबर का होगा। ये आपका जीरो पोटेंशियल, चूंकि अर्थ कर दिया गया है, ठीक बात है। अब क्या करते हैं ना, कंघी के आकार का दो कंडक्टर यहां हम लोग लगा देते हैं। कंघी के आकार का दो कंडक्टर हम लोग यहां पर लगा देते हैं। लगा दिए। एक को तो हम लोग जोड़ देते हैं हायर पोटेंशियल पर, और दूसरे को जोड़ देते हैं इस वायर के, इस हॉलो मेटालिक स्फीयर के साथ, ठीक ना। इसको जोड़ दिया हम लोग हॉलो मेटालिक स्फीयर के साथ, बात हो गया। कंघी का नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे दिए डी, इसका नाम दे दिए हम लोग ई। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या सब हो गया इसमें, इसको लिखते हैं फिर समझते हैं, है ना। आंसर में कंस्ट्रक्शन में तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। इसमें लिखते हैं हम लोग, इन दिस देयर इज ए लार्ज hollow sphere A mounted on an insulating stand, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर माउंट किया हुआ एक हॉलो स्फीयर हम लोग लगा लेते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है, ठीक बात है। पुल्ली बी एंड सी तो स्टैंड पर लगा दिए। अब यहां से हम लोग नाव
नाउ ए पुल्ली B is mounted at the center of the sphere and another pulley C is mounted at the bottom of the sphere. दो पुल्ली हो गया, ये नहीं, एन इंसुलेटिंग बेल्ट इज रनिंग ओवर द पुल्लीज by an external mechanism, किसी बाहरी स्रोत के द्वारा, एक्सटर्नल मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग पुल्ली बी और सी पर लगे एक इंसुलेटिंग बेल्ट को रन करवाते हैं, नचाते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टू कॉम्ब शेप्ड conductor is mounted to comb shaped conductor, नाम देते हैं D and E are mounted near the pulleys C and B रेस्पेक्टिवली। दो कंघी के आकार का कंडक्टर D एंड E पुल्ली C और B के नजदीक हम लोग माउंट कर देते हैं। द कॉम्ब शेप्ड कंडक्टर D is connected by a power supply of the order of 10 to the power 4 वोल्ट, 10 के पावर 4 वोल्ट पर हम लोग इसको मेंटेन कर देते हैं। ठीक बात है, समझ में आ रहा है सब बात। 10 का पावर 4 वोल्ट पर, पावर यही आपका है 10 टू द पावर 4 वोल्ट का पावर सप्लाई। ठीक बात है। एंड कॉम्ब शेप्ड कंडक्टर E is connected to the hollow metallic sphere E। hollow metallic sphere के साथ हम लोग इसको कनेक्ट, इसी से चार्ज पास कर देगा। यही था आपका कंस्ट्रक्शन। कुछ समझ में आया बात? आइए फिर से देख लेते हैं इस चीज को। इन दिस देयर इज ए लार्ज हॉलो स्फीयर ए। एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर ए ले लेते हैं हम लोग। बड़ा सा हॉलो स्फीयर कौन ले लिए? ए ले लिए, अच्छी बात है। माउंटेड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। एक स्टैंड है इंसुलेटिंग, एक इंसुलेटिंग स्टैंड, ये दिख रहा है डंडा टाइप का, ये एक स्टैंड पर हम लोग इसको माउंट कर देते हैं। ठीक बात है। माउंट करने के बाद नाउ ए पुल्ली बी इज माउंटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पर एक पुल्ली बी को माउंट कर देते हैं एंड अनदर पुल्ली सी इज माउंटेड एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर। बॉटम ऑफ द स्फीयर पर एक दूसरा पुल्ली सी माउंट कर देते हैं। ठीक बात है। एन इंसुलेटिंग बेल्ट इज रनिंग ओवर या पासेज ओवर द पुल्लीज बाय एन एक्सटर्नल मैकेनिज्म। किसी बाहरी स्रोत के द्वारा इस पर जो बेल्ट लगाइए घर चलता रहेगा इस तरीके से। ये जो बेल्ट आपका इंसुलेटिंग वाला है ये पुल्ली बी और सी से होकर के
राउंड राउंड रन करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात तो हो गया। अब आते हैं कंघी वाले स्ट्रक्चर पर। टू कॉम्ब शेप्ड कंडक्टर्स डी एंड ई आर माउंटेड नियर द पुलीज सी एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो सी के नजदीक डी, बी के नजदीक ई, कंघी के आकार का दो कंडक्टर हम लोग माउंट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, माउंट कर देते हैं, लगा देते हैं। द कॉम्ब शेप्ड कंडक्टर डी इज कनेक्टेड बाई ए पावर सप्लाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 4 वोल्ट। ये जो आपका कंघी के शेप का आकार का डी वाला कंडक्टर है, इसको 10 के पावर 4 वोल्ट, 10 का पावर 4 वोल्ट के ऑर्डर के पावर सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। एंड कॉम्ब शेप्ड कंडक्टर ई इज कनेक्टेड टू द हॉलो मेटालिक स्फीयर। ये जो कंघी ई है, इसको हॉलो मेटालिक स्फीयर ई के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। यही आपका कंस्ट्रक्शन था। समझ में आया बात? आप लोग इसको नोट कर सकते हैं इजीली। इधर से मिटा देंगे अब पूरा का पूरा। चलिए कंस्ट्रक्शन के बाद सब मिटाते हैं। मिट गया, मिट गया। अब यहां के बाद हम लोग आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। कंस्ट्रक्शन वाला काम तो जो फोटो था, फोटो के डिजाइनिंग के हिसाब से कुछ लाइन को बढ़ा के या कुछ लाइन को घटा के तो हम लोग लिख ही सकते हैं, वो कोई बड़ा बात थोड़े है। उसको तो हम लोग लिख लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। आते हैं अब इसके हम लोग प्रिंसिपल के ऊपर। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? इसका प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल सिद्धांत इसका क्या कहता है? इसका सिद्धांत कहता है कि व्हेन ऐसे लिखते हैं, बिकॉज ऑफ हायर पोटेंशियल एट द comb shaped conductor E, the air in contact with the comb E will be conducted। ई के पास जो एयर पार्टिकल्स होगा, ये भी क्या होगा ना, क्योंकि इसका तो पोटेंशियल हायर है ना, हायर पोटेंशियल है, तो यहां का एयर पार्टिकल क्या होगा? कंडक्ट होगा। कंडक्ट होगा तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब चूंकि बेल्ट तो रन कर रहा है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज पहुंचेगा कहां पे? कॉम्ब ई के पास। और कॉम्ब ई के पास तो यहां तो भैया फिर नुकीला सिरा आ गया, नुकीला सिरा पे चार्ज फिर आएगा और चार्ज वापस से क्विकली हॉलो मेटालिक स्फीयर के आउटर पार्ट पर अपीयर कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वही बात लिखे भी है, बिकॉज ऑफ हायर पोटेंशियल एट द कॉम्ब शेप्ड कंडक्टर ई, द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द कॉम्ब ई विल बी कंडक्टेड। अब जब एयर कंडक्ट हो गया तब E will be conducted, so the conducted तो ये गया ना, एयर जब कंडक्टेड हो गया तो क्या होगा? क्या लिख दे लैंग्वेज में? ठीक है, कंडक्टेड, सो ठीक था, सो द पॉजिटिव चार्ज from the pointed end at E goes to the E नहीं, D है ना, D है भैया, गलती से लिखा रहा था ये तो D कंघी है ना, E वाला ऊपर है। बिकॉज ऑफ हायर पोटेंशियल कॉम्ब शेप्ड कंडक्टर D पर द एयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द कॉम्ब D विल बी कंडक्टेड। यहां पर का एयर क्या होगा? कंडक्टेड हो जाएगा। जब कंडक्टेड हो जाएगा तो सो द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉइंटेड एंड एट D गोज टू द कॉम्ब शेप्ड कंडक्टर
E through the running insulating बेल्ट। और रनिंग इंसुलेटिंग बेल्ट के द्वारा क्या होगा, ये कॉम्ब ई तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा बात? कॉम्ब ई तक क्या पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ई पहुंच जाएगा। ठीक बात है। नाउ ड्यू टू द pointed shaped at E, the negative charge passes through the belt. Negative charge passes through the belt and the positive charge passes through the comb, which is quickly appears at the outer part of the hollow metallic sphere। अब समझिए इस बात को। पॉजिटिव चार्ज तो गया बेल्ट के थ्रू ऊपर 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 ऊपर, यहां पे आके तो कंडक्टिंग होगा ये। अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज बेल्ट के थ्रू नीचे आता है, जो कि जमीन में समा गया, जो कि जमीन में क्या होता है, समा जाता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज कंघी के पास आया, ये तो कंडक्टिंग वायर से होकर के जाकर कनेक्टेड है आउटर पार्ट ऑफ स्फीयर पे। तो किसी भी स्फीयर के अंदर तो चार्ज अपीयर होता ही नहीं है। चार्ज कहां अपीयर होता है, सरफेस पर होता है। तो अंदर में तो चार्ज कंघी रिसीव किया, लेकिन वायर के थ्रू ये सरफेस को जो ही टच करेगा तो अंदर का चार्ज कहां अपीयर कर जाएगा, इसके सरफेस के ऊपर। द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। द प्रोसेस ठीक बात है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द process continues till the potential of hollow sphere is increases। hollow sphere का पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। hollow sphere का पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया द मशीन, इधर वाला मिटा देते हैं पहले। अब द मशीन continuously transfer positive charge to the sphere। ये मशीन स्फीयर को लगातार पॉजिटिव चार्ज देता रहेगा एंड द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर keep on increasing। तो चार्ज सप्लाई देता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट
द मेन फैक्टर ऑन द नहीं ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस कितना बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा पोटेंशियल V का वैल्यू क्या होता है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R पर डिपेंड करेगा ना सर पोटेंशियल। तो मेन फैक्टर जो पोटेंशियल बढ़ने का है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो क्या लिख लिया हम लोग इस बार, चलिए फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ हायर पोटेंशियल एट द कॉम शेप्ड कंडक्टर डी, डी के पास हायर पोटेंशियल है, Q 10⁴ वोल्ट से कनेक्टेड है। अब यहां पर जो एयर या डस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, कंडक्टिंग हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द कॉम डी विल बी कंडक्टेड, पॉजिटिवली कंडक्टेड हो जाएगा। So the positive charge from the pointed end at D goes to the comb-shaped conductor E through the running insulating belt। अब ये बेल्ट तो रन कर रहा है ना सर, पॉजिटिव चार्ज रिसीव करेगा कहां पर, डी पर बेल्ट रिसीव किया और ई तक पहुंच गया, ई तक पहुंच गया। अब यहां से क्या होगा, ई के बाद नाउ ड्यू टू द पॉइंटेड शेप एट ई द नेगेटिव चार्ज पासेस थ्रू द बेल्ट। जब ई के पास चला गया तो जो नेगेटिव चार्ज वगैरह, जैसे कुछ तो बचा ही होगा ना थोड़ा बहुत, इसलिए तो इंसुलेटिंग कर देते हैं ना इसको, मशीन को जोड़ देते हैं आप जीरो पोटेंशियल पे, आलतू फालतू का चार्ज चला जाएगा अंदर जमीन में। तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग है तो यहां से पॉजिटिव चार्ज रिसीव कर लेगा कम। जब पॉजिटिव चार्ज कम रिसीव कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज तो बचल कुचल तो होगा नहीं, जो भी बचल कुचल उसकी रिसीव तो खाली पॉजिटिव वाला कर रहा है ना। लेकिन अगर खुदा ना खास्ते नेगेटिव वाला भी बचा तो ये बेल्ट के थ्रू वापस मशीन के नीचे जमीन में समा जाता है। ठीक बात है। तो नेगेटिव चार्ज पासेस थ्रू द बेल्ट एंड द पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द कॉम्ब, कॉम्ब के थ्रू पास करता है, which is quickly appears at the outer part of hollow metallic sphere, जो कि काफी तेजी से हॉलो मेटालिक स्फीयर के ऊपर अपीयर कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि आपको पता ही है किसी भी हॉलो स्फीयर के इनसाइड चार्ज का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। चार्ज कहां होता है, चार्ज हमेशा सरफेस पर ही होता है, अंदर में तो चार्ज होता ही नहीं है। तो अंदर में चार्ज अगर आया भी है तो अपीयर कर जाएगा कहां पे, सरफेस पे, अगर जुड़े हुए हैं तो सरफेस पे अपीयर कर गया। द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस लगातार चलेगा, बेल्ट लगातार घूम रहा है और ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। मतलब पावर सप्लाई से चार्ज को रिसीव करके बेल्ट ऊपर ई तक पहुंचा रहा है, लगातार पहुंचा रहा है, टिल द पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर इज इंक्रीजेड, जब तक कि हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल खूब बढ़ नहीं जाए, मनमाफिक बढ़ ना जाए। यानी कि द मशीन कंटिन्यूअसली ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज टू द स्फीयर, ये मशीन जो है जो रन कर रहा है ये लगातार स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता चला जाएगा। कीप द एंड द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर कीप ऑन इंक्रीजिंग, और उसका पोटेंशियल लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन बट द मेन फैक्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, कि रेडियस कैसा है, छोटा है, बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप पोटेंशियल कितना हायर तक ले जा सकते हैं। 10⁶ तो एक लिमिट है, इससे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जो पहले पूछता था आजकल पूछ नहीं रहा है, नहीं पूछ रहा है, फिर भी नॉलेज के लिए इसको तैयार करके तो रखेंगे ना, है ना। कैपेसिटर का आपका पूरा टॉपिक भी खत्म हो जाता है इसके बाद, तो मे भी कहीं पूछ दे आपसे भी, तो पूछेगा तो जवाब आपको आना चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं था। पिक्चर के अकॉर्डिंग इसका कंस्ट्रक्शन लिखना था और कंस्ट्रक्शन के आधार पे कोरोना डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इसके पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाते हैं। यहां से डिस्चार्ज होगा, यहां से चार्ज हो जाए, यहां से कोरोना डिस्चार्ज होगा एयर पार्टिकल के थ्रू और फिर यहां पर ये आके चार्ज अपीयर कर जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग चाहेंगे तो इसको तैयार कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, है ना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ज्ञानवर्धक, कॉन्सेप्चुअली, चलिए कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो इस ज्ञान को थोड़ा औरों के साथ भी शेयर कर लेते हैं, मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। तो हम लोग इसको शेयर भी निश्चित ही करेंगे और लाइक कमेंट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वही फीस है और बिना गुरु दक्षिणा के भैया ज्ञान नहीं मिलता।
तो वही आपका फीस है कि आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर करंट का क्वेश्चंस भी है, वो भी आपको इसी चैनल पे इसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपको वहां भी मिल जाएगा। लगभग मेरा ये प्रयास है कि 12th का जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आपको एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाए। जो भी आपका फिर गेस क्वेश्चन होगा आप उसको निकाल के कैरी करके बना सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को फॉलो करते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।